स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर सिंह दी हेल्पिंग हैंड्स पर। आज हम गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो कि केस हुआ था 1967 में उसको डिस्कस करने जाएंगे और ये जानेंगे कि कैसे गोलकनाथ जो कि एक परिवार था वह कैसे कोर्ट गया अपनी ज़मीन को लेकर, जो कि पंजाब सरकार ने एक एक्ट के तहत ले ली थी। तो मेरा नाम रविंदर सिंह है दोस्तों। हेल्पिंग हैंड्स पर मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है हेल्पिंग हैंड्स और मैं उसका फाउंडर हूँ। मैंने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस में। गोलकनाथ केस को समझने से पहले उस मामले की पृष्ठभूमि को जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्या हो गया था इस केस में और हमें क्या क्या चीज़ें जाननी होगी। 1950 का जो दशक था दोस्तों, उसमें आप जानते हैं कि एक बहुत ही फेमस केस हुआ था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसके कुछ 3 निर्णय मुख्य बिंदु जो थे वो 3 निर्णय हमारे सामने हैं। इसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट जो है वो अमेंडेबल हैं, इनको संशोधन करके बदला जा सकता है। और कोर्ट ने ये भी कहा था कि कोई भी कानून यदि 9th शेड्यूल में डाला जाएगा तो उसे कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकती। और फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का पावर संसद के पास है। ये 3 जो थे इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट हम इस केस में जानना हमें ज़रूरी है। अब क्योंकि मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति संसद के पास है तो संसद ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। इस तरीके से ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। अब ऑटोक्रेटिक है तो अपनी मनमानी चलाएगा, बिल्कुल जो वो कहेगा उसी को वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जो उसके पक्ष में नहीं होगा उसे चेंज कर देगा। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी ज़मींदार लोगों को। अब क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम जो था वो हमारे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी समस्या थी, एक रैम्पेंट प्रॉब्लम थी। रैम्पेंट का मतलब क्या है, एक विकराल समस्या थी जिसे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गई थी कंप्लीटली उसे एलिमिनेट करने में। ज़मींदारी सिस्टम आपको पता है काफ़ी समय लग गया उसे एलिमिनेट करने में सरकारों को। एक और चीज़ का बदलाव, यानी कि जो भी सरकार, जो भी पार्लियामेंट, जो भी कानून बनाती उसे 19(1)(f के तहत हम वो लोग चैलेंज कर देते थे, क्योंकि 19(1)(f क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था। लेकिन इसे हटाकर 19(1)(f को हटाकर 31(a) में डाल दिया गया, यानी कि इसे लिमिटेड बना दिया गया। पहले ये राइट ऑफ प्रॉपर्टी क्या था, फंडामेंटल राइट था, लेकिन जिसे बाद में लिमिटेड बना दिया गया। इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। इसे 19(1)(f से हटाकर 31 सबसेक्शन ए में डाल दिया गया। तो जब पहला अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, इसको जमींदार लोगों ने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में और यह कहा कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इनवैलिड है, यानी कि यह असंवैधानिक है और अवैध है, इसे हटाइए। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से लेकर 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 तक तकरीबन इन 11 सालों में 44 नए एक्ट या अधिनियमों को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। अब आपको पता ही है कि 1950 में सरकार जो थी वो लैंड रिफॉर्म्स करना चाहती थी। तो लैंड रिफॉर्म्स में आपको पता ही जितने भी कानून बने ना लैंड रिफॉर्म्स को लेकर, वो सारे के सारे 9th शेड्यूल में डाल दिए गए। और 9th शेड्यूल में क्या था कि वो लोग उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये लैंड रिफॉर्म्स में क्या था, जैसे किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है दोस्तों, मान लेते हैं कोई ज़्यादा ज़मीन है और इसे सरकार ले लेगी सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। अब वो क्या करेगी, ज़मीनों का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, ज़मीनों को बांटेगी। किसको बांटेगी, जिसके पास ज़मीन नहीं है, जिसके पास जो लैंडलेस है उनको ज़मीन देगी, और जिनसे ज़मीन ले रही है उनको थोड़ा बहुत हिस्सा दे देंगी और बाकी का हिस्सा गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी लैंड रिफॉर्म्स के लिए, ज़मीन सुधार कानूनों के लिए। अब ऐसा ही एक एक्ट था दोस्तों, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट, जो कि 1953 में आया था। अब इसमें क्या हुआ था, गोलकनाथ परिवार की सरप्लस लैंड तकरीबन 500 एकड़ ज़मीन जो कि अतिरिक्त थी, यानी कि एक्स्ट्रा थी, वो पंजाब राज्य सरकार ने ले लिया, छीन लिया, पैसा समझ लीजिए।
तो गोलकनाथ फैमिली गई कोर्ट में। उनकी तरफ से उस समय के बहुत ही फेमस वकील थे नैनी अर्देशीर पालकीवाला, इन्होंने पिटीशन दाखिल करी। उस याचिका में बहुत कुछ उन्होंने आर्ग्यू किया जजेस के सामने, और वो उस ज़माने का सबसे बड़ा केस हुआ करता था जिसे 11 जजेस ने बेंच किया था। 11 जजेस नैनी अर्देशीर फाल्केवाला की बातें सुन रहे थे। अब उस याचिका में क्या था? पहला ये था कि नाना पालकीवाला भाई साहब ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसे ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, और यह एक परमानेंट नेचर का है। यानी कि ये याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि भारत का संविधान जो संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया है और यह स्थायी प्रकृति का है, इसे बदला नहीं जा सकता। कोई भी इसमें किसी भी प्रकार का साहस नहीं कर सकता इसे बदलने का। अगर आपको बदलाव करना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। आगे वो कहते हैं कि जो राइट्स हमें पार्ट 3 में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसे आप फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उन्हें ऐसे ही नहीं लिया जा सकता संसद के द्वारा। ये राइट्स बहुत ज़्यादा असेंशियल होते हैं और इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि संविधान के लिए, संविधान के बहुत आवश्यक, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अभिन्न अंग हैं, इनको हटाया नहीं जा सकता। जैसे जम्मू एंड कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, उसे ऐसे ही कोई नहीं ले सकता, ऐसे ही ये जो पार्ट 3 बोले तो फंडामेंटल राइट्स है, इसे ऐसे ही कोई भी सरकार नहीं ले सकती। कुछ खास प्रोविजंस हैं जिसे हम इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हैं। आगे इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में कभी बात करेंगे तो उसमें तफसीर से बताएंगे कि क्या क्या वो खास मौके हैं जिन पर हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है कुछ थोड़े अंतराल के लिए, कुछ थोड़े टाइम के लिए। ये भी कहा फाल्केवाला भाई साहब ने कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, क्योंकि आपको पता ही होगा आर्टिकल 368 जो है, इसमें कहीं पर भी पावर के बारे में नहीं लिखा है, इसमें लिखा है प्रोसीजर टू अमेंड। इसमें एक शब्द है प्रोसीजर टू अमेंड। अब प्रोसीजर है तो भैया कहीं पर भी पावर का तो बारे में नहीं लिखा हुआ, इसमें पावर का शब्द तो इसमें कहीं पर भी नहीं है आर्टिकल 368 में। तो वो एक तर्क देते हैं कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। अब इतनी बात सुनने के बाद आपको पता है 11 जजेस इस चीज़ को सुन रहे थे, तो 11 में से लगभग 7 जजेस जो थे मेजॉरिटी में थे। उन्होंने कहा कि भाई फंडामेंटल राइट जो हैं वो नेचुरल राइट्स की तरह ही हैं। ये राइट्स इतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एक ह्यूमन बीइंग के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जो मौलिक अधिकार होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो बिल्कुल आपके प्राकृतिक अधिकारों के समान है, नेचुरल राइट्स की तरह है। इन अधिकारों से मनुष्य की वृद्धि होती है, उसका ग्रोथ होता है और उसका डेवलपमेंट, उसका विकास होता है। तो इसे 11 जजेस ने माना, मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने इसके बारे में हामी भरी कि हाँ ऐसा ही होता है। अब गोलकनाथ इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, परिणाम क्या हुआ। अब गोलकनाथ केस में जो चीफ जस्टिस थे उस समय के सुब्बा राव, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 जो है वो प्रोसीजर टू अमेंड के बारे में बात करता है, ना कि पावर टू अमेंड के बारे में। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है। तो इसीलिए जो डिफ़िकल्टीज़ आई गोलकनाथ केस में, गोलकनाथ केस की वजह से जो डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट हुई थी, संसद में इंदिरा गांधी की सरकार ने 24वां अमेंडमेंट एक्ट पास करा दिया 1971 में, और कह दिया कि 368 का लेना देना 13 आर्टिकल से नहीं है और 13 का लेना देना 368 से नहीं है। और उन्होंने गोलकनाथ इफेक्ट को नलीफाई कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया। जो सरकार ने फैसला दिया था, सरकार माफ़ कीजिएगा, जो कोर्ट ने फैसला दिया था उसे नलीफाई करते हुए आर्टिकल 368 और 13 में ही अमेंडमेंट कर दिए। इन दोनों ही आर्टिकल में अमेंडमेंट कर दिए 24th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1971 में।